चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर कंटिन्यू करें ना। फर्स्ट चैप्टर हमारा इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन के बारे में है। कल जो हमने पहला वीडियो देखा था ना, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में बेसिक समझा था। इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशन समझी थी। इंडिया में उसके कॉन्सेप्ट कैसे हैं, बाहर की कंट्रीज में कैसे कॉन्सेप्ट हैं, इकोनॉमिक्स की ग्रोथ कैसे हुई, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब हमने कल समझा था कि इकोनॉमिक्स को पहले सिर्फ एक फिलोसॉफी का हिस्सा माना जाता था। धीरे धीरे इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस का एक पार्ट बनाया गया और फिर आगे जाकर इकोनॉमिक्स को एक इंडिविजुअल साइंस माना जाता है। कल हमने बात समझी थी ना कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, एक इंडिविजुअल साइंस है वो। तो मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर भी रूल्स प्रिंसिपल्स वगैरह आते हैं ना इकोनॉमिक्स के अंदर। और साथ ही में कल हमने समझा था कि इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है। हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी कामकाज करते हैं, या कोई गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, अदर कोई पर्सन, तो इस पे हर ह्यूमन कैसे रिएक्ट करेगा, इसकी स्टडी इकोनॉमिक्स में खास होती है। तो इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी भी खास करता है। ये सब के कॉन्सेप्ट कल हमने समझे थे और आज आज इन सबको प्रैक्टिकली हमें समझना है। तो कुछ टर्म्स, कुछ बातें जो है वो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले है ना, हमें इकोनॉमिक्स में जो जो एक्टिविटीज होती है ना, उस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। देखो, हम सुबह से लेकर रात तक बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, तो ना पूरे दिन हमारी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलती रहती है। भले सुबह जो उठकर हम घर पे नाश्ता कर रहे हैं, या घर पे चलो खाना खा रहे हैं, बाहर जो है वो हम बिजनेस पे गए, या कोई जॉब पे गए हैं, कभी दोस्तों के साथ घूमने गए, कभी होटल में खाना खाने गए, कभी जो है वो मूवी देखने गए। ऐसी कितनी सारी एक्टिविटीज हम सुबह से शाम तक करते रहते हैं। लेकिन ये सब एक्टिविटी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखी जाती, हमारी इकोनॉमी के लिए, कंट्री के लिए यूजफुल नहीं है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, पहले उसको क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। इसलिए हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है कि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं ना, उसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। है कि नहीं? हमारी कंट्री वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही चलती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्री को सपोर्ट देती है, पर पूरी कंट्री जो है वो इन्हीं के ही दम पे चलती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के दम पे। तो क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहले वो समझना पड़ेगा ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंपल वे में अगर कहो तो मतलब कहलाता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम मनी के लिए, इनकम के लिए अगर करते हो, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारा कुछ भी काम काज जो पैसों के लिए होता है अगर, तो उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में मानते हैं। है कि नहीं? कुछ भी जो पैसों के लिए किया जाता हो, जैसे अगर कोई डॉक्टर जो है वो पेशेंट का इलाज कर रहा है, तो वो पैसों के लिए, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। कोई फार्मर अगर खेती कर रहा है, तो वो पैसों के लिए, अपनी इनकम के लिए वो खेती कर रहा है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पैसों के लिए की जाती हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पैसों के लिए नहीं की जाती हो, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल, पहले दोनों का कॉन्सेप्ट। अब वही कि डॉक्टर अगर जो है वो कोई पेशेंट का इलाज कर रहा है, जिसके बदले में उसे पैसे मिल रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब वही डॉक्टर जो है वो, जैसे कभी कभार नहीं, सोसाइटी में मेडिकल कैंप लगते हैं कि जहाँ पर फ्री में इलाज करवाया जाता है हर पेशेंट्स का, लगता है ना ऐसे मेडिकल कैंप। अब वही डॉक्टर है जो क्लिनिक में नहीं, बाहर आकर सोशल सर्विस कर रहा है, सेवा का काम, कि सबका फ्री में इलाज कर रहे हैं उस मेडिकल कैंप में। अब वो इलाज कर रहा है, पर बदले में कुछ भी उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अरे बात ध्यान, अगर कोई टीचर जो है वो स्कूल में जाके पढ़ा रहा है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसके बदले में उसे सैलरी मिल रही है। लेकिन वही टीचर घर में अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसके बदले में उसे पैसे नहीं मिलने वाले। अरे ना बात ध्यान, कोई शेफ अगर होटल में जाकर खाना बना रहा है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उस शेफ को होटल की तरफ से इनकम मिलेगी, सैलरी मिलेगी। लेकिन वही शेफ घर में अपने घर वालों के लिए खाना बना रहा है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसके बदले में उसे पैसे नहीं मिलने वाले हैं। समझ आ रहा है ना? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इनकम के लिए की जाती है, जिसके बदले में इनकम आता हो। तो मतलब एक बात है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में ना हमेशा दो पार्टीज होनी चाहिए, और दोनों पार्टीज में कॉस्ट एंड बेनिफिट का रिलेशन होना चाहिए, कॉस्ट एंड बेनिफिट का रिलेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटी में दो पार्टीज होती है। अब जैसे जो है वो अगर कोई शॉप पे, कोई दुकान पे बैठा हुआ जो है वो पर्सन कुछ सामान सेल कर रहा है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दो पार्टीज होती है ना, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला।
बराबर, दोनों को कॉस्ट एंड बेनिफिट होता है, एक जो है वो कुछ देता है तो दूसरा कुछ लेता है, सही बात क्या नहीं, दोनों में गिव एंड टेक तो होता ही रहता है ना, सही बात। तो यही इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हमेशा दो पार्टीज होती है और हर पार्टी अपना कॉस्ट एंड बेनिफिट देखती है। अब मैं किसी को अगर सामान बेच रहा हूँ तो वो सामान कितने का है वो मेरा कॉस्ट होता है, उसके बदले में मुझे इनकम कितनी मिल रही है तो ये मेरा बेनिफिट है, सही बात ना, कॉस्ट एंड बेनिफिट होता ही है ना, तभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। समझ आ रही है ना बात, कि अगर टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उसका कॉस्ट है, वो अपना टाइम दे रहे हैं, अपना इंटेलेक्चुअल, अपनी थॉट्स, अपनी नॉलेज वो बांट रहे हैं, तो ये उसका कॉस्ट है और बदले में उसे बेनिफिट मिलता है, जो भी सैलरी मिल रही है या जो कुछ भी उसे रिटर्न में मिल रहा है ये उसका बेनिफिट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में कॉस्ट एंड बेनिफिट का रिलेशन होता है दोनों की तरफ, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कॉस्ट होता है, बेनिफिट शायद जो है वो ना हो। जैसे वही कि अगर जो है वो कोई भी जैसे डॉक्टर का ही एग्जांपल लिया कि डॉक्टर अगर जो है वो पेशेंट को इलाज कर रहे हैं अपने क्लिनिक में, तो वो कॉस्ट एंड बेनिफिट है कि वो अपना टाइम दे रहे हैं, अपना नॉलेज दे रहे हैं, ये उसका कॉस्ट है और बदले में बेनिफिट मिलता है। जबकि अगर वही डॉक्टर जो है वो बाहर कोई मेडिकल कैंप में काम कर रहा है तो वो कॉस्ट तो दे रहे हैं, कॉस्ट तो दे रहे हैं ना, कि भाई अपना नॉलेज दे रहे हैं, अपनी दवाइयाँ दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, पर बेनिफिट में सामने से कुछ नहीं मिल रहा है उसे, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। समझ आ रही है बात, सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो, जो इनकम के लिए किया जाता है वो इकोनॉमिक, जो इनकम के लिए ना हो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बरोबर ना। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उसमें से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसी के ही दम पर पूरी कंट्री चलती है, तो हमें स्टडी उसी की ही करनी होती है मेनली। अरे बात ध्यान, फिर वैसे ही दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा, वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक नया कॉन्सेप्ट आपका ध्यान से समझना कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। जैसे हम लोगों ने बताया कि इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है, मार्केट की स्टडी होती है, बराबर ना, उसका इफेक्ट देखा जाता है कि कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका कैसा इफेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, ह्यूमंस उसका कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब स्टडी होती है ना इकोनॉमिक्स के अंदर। अब जब आप इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ की स्टडी करते हो वो कोई एक इंडिविजुअल टॉपिक की स्टडी कर रहे हो जो पूरे मार्केट पे या पूरी कंट्री पर इफेक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी एक ही चीज़ की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ऐसी स्टडी को हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर से बता रहा हूँ, सिंपल मीनिंग यही कि जब आप कोई भी चीज़ की, कोई भी टॉपिक की स्टडी कर रहे हो इकोनॉमिक्स में, तो वो कोई इंडिविजुअल टॉपिक है, एक ही ऐसा टॉपिक जो पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, उसका इंडिविजुअल स्टडी हो रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब वो कहलाता है कि जब आप कोई ऐसे टॉपिक की स्टडी कर रहे हो जो पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट करता है, पूरी इकोनॉमी पे, और जिसमें एक नहीं बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड होते हो, तो उसे हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल सी बात, कि जो पूरी कंट्री पे, पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट ना करता हो, कोई एकाध पॉइंट पे ही अगर इफेक्ट करता हो तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और कोई भी ऐसा टॉपिक जो पूरी कंट्री पे इफेक्ट कर रहा है तो उसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अरे बात ध्यान, चलो अब जैसे समझाते हैं कि अगर जो है वो हम पॉवर्टी की बात करें, सपोज पॉवर्टी की बात करें हम लोग, कि अगर पॉवर्टी, हमें सिर्फ जो है वो हमारी कंट्री की पॉवर्टी अगर चेक करनी है, या कंट्री भी नहीं, कोई प्लेस, कोई सिटी हो, कोई स्टेट हो, उसकी अगर पॉवर्टी, हम अगर सूरत में रह रहे हैं तो खाली सूरत की पॉवर्टी कितनी है उसके बारे में चेक करें, उसकी अगर स्टडी करें, तो ये एक इंडिविजुअल टॉपिक हो गया, वो खाली सूरत की पॉवर्टी, उसका इफेक्ट पूरी कंट्री पे इतना बड़ा आएगा नहीं, नहीं आएगा ना इतना बड़ा इफेक्ट। तो ऐसी स्टडी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कहते हैं, कि खाली हम लोग सूरत की जो है वो पॉवर्टी चेक कर रहे हैं, बराबर। अब अगर सपोज वही सूरत सिटी में पॉवर्टी की जगह अनएम्प्लॉयमेंट चेक करें, तो खाली अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी हो रही है कि कितनी बेरोजगारी है, सिर्फ एक ही टॉपिक की स्टडी हो रही है एक ही प्लेस के ऊपर, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है, पूरी इकोनॉमी पे असर नहीं करता, अलग अलग टॉपिक पे इफेक्ट नहीं होता, उसका एक इंडिविजुअल स्टडी है वो। अब वही अगर हम लोग बात करें कि भाई पूरे सूरत की हमें इनकम के बारे में जो है वो काउंट करना है, या कहो कि डेवलपमेंट चेक करना है, इनकम भी छोड़ो, अगर डेवलपमेंट चेक कर कि सूरत का डेवलपमेंट कैसा है उसकी स्टडी करनी है। अब इसकी अगर मुझे स्टडी करनी हो ना, तो डेवलपमेंट एक अकेला टॉपिक नहीं है, उसके अंदर इंक्लूडेड बहुत सारे टॉपिक आते हैं। डेवलपमेंट के ऊपर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें भी डिपेंड हैं, अदर्स भी जो है वो टॉपिक उसमें डिपेंड है, तो एक अकेले टॉपिक की स्टडी नहीं होगी, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड होंगे।
तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है हमारा, बरोबर। ये एक सिटी वाइज समझा, पूरी कंट्री वाइज भी ऐसे ही कि कंट्री वाइज कोई एक ही टॉपिक की अगर आप स्टडी कर रहे हो जिसमें दूसरे टॉपिक इंक्लूड नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल टॉपिक की स्टडी है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कहलाती है। अरे बात ध्यान। और वैसे ही अगर जो है वो आप कोई ऐसे टॉपिक की स्टडी कर रहे हो जिसमें दूसरे बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड होते हैं और पूरी इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट पड़ता है, तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब जैसे अगर आप खाली एग्रीकल्चर की स्टडी कर रहे हो कि हमारी इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है, तो खाली एग्रीकल्चर सेक्टर की आप स्टडी कर रहे हो, ये इंडिविजुअल स्टडी है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हो जाती है। खाली आप एग्रीकल्चर की स्टडी कर रहे हो, खाली इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्टडी कर रहे हो, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। खाली सर्विस सेक्टर की स्टडी कर रहे हो, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन अगर आप तीनों सेक्टर की कंबाइंड स्टडी कर रहे हो कि पूरी कंट्री पे इसका इफेक्ट कैसा है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है कि जब आप कंबाइन उनकी स्टडीज कर रहे हो। बता रहे हैं ध्यान। तो सिंपल मीनिंग जो है वो ऐसे ही याद रखना कि जब आप एक टॉपिक की खाली स्टडी करते हो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब काफी सारे टॉपिक्स एक साथ कंबाइन स्टडी करते हो तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। आ रहा है ना बात ध्यान। ये अब इनके बाद अगर एक दूसरा टॉपिक देखें ना, हमारे चैप्टर का एक टॉपिक आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स में अलग अलग टॉपिक की स्टडी होती है, जैसे यहीं पे ही बताया। अच्छा, कोई भी टॉपिक की हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा डेटा मतलब हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं, स्टेटिस्टिक में भी पढ़ा है ना पहला चैप्टर, कि डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन कहलाता है। हम कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फिर उसकी स्टडी करते हैं। अच्छा, अब जब डेटा कलेक्ट करके उसकी स्टडी करनी हो तो इकोनॉमिक्स में हम कोई भी डेटा रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हमारा पहला टॉपिक आता है कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करना। कोई भी डेटा अगर हमारे पास है, कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी टॉपिक की, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो हमें पहले समझना है। तो इकोनॉमिक्स में कोई भी डेटा अगर रिप्रेजेंट करना हो ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने की तीन मेथड्स आती हैं, ध्यान से समझना। इकोनॉमिक्स में कोई भी डेटा अगर रिप्रेजेंट करना हो तो रिप्रेजेंट करने की तीन मेथड हैं। एक आता है डिस्क्रिप्टिव मैनर में। डिस्क्रिप्टिव मैनर मतलब कि आप रिटर्न में जो है वो उसे एक्सप्लेन करो, तो वो डिस्क्रिप्टिव मैनर कहलाता है। रिटर्न में कुछ चीज एक्सप्लेन कर रहे हो, सेंटेंस लिख कर। सेकेंड आता है बाय द वे ऑफ डेटा टेबल्स, कि डेटा टेबल के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करना, मतलब एक टेबल बनाकर न्यूमेरिक फॉर्म में, नंबर फॉर्म में उसे एक्सप्लेन करना, बाय द वे ऑफ डेटा टेबल। या तो बाय द वे ऑफ ग्राफ, कि या फिर ग्राफ के थ्रू उसे एक्सप्लेन करना। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप जो है वो एक्सप्लेन करनी है किसी को, तो वो ये तीन तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप कभी न्यूज़पेपर देखते हो, कोई जो है वो अगर न्यूज़ चैनल देख रहे हो, उसमें पता है कोई इन्फॉर्मेशन अगर देनी होती है, भाई समझाना होता है पब्लिक को कि देखो हमारा बजट ऐसे बना हुआ है, कंट्री में ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, ये अगर समझाना हो ना, तो न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल पर वो जो एक्सप्लेन करते हैं वो ऐसे तीन तरह से हो सकते हैं। या तो डिस्क्रिप्टिव मैनर में वो पूरा सेंटेंस लिखेंगे कि देखो कंट्री में ऐसा 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 चेंजेस हुआ है, बरोबर ना, सेंटेंस लिख के उसे एक्सप्लेन करना। या फिर बाय द वे ऑफ डेटा टेबल, या टेबल बनाकर बताएंगे कि देखो पहले कंट्री में ऐसा था, अब ऐसे चेंजेस हुए हैं, बरोबर, नंबर्स लिख के डेटा टेबल के थ्रू समझाएंगे। या तो बाय द वे ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ ड्रॉ करके समझाएंगे कि देखो कंट्री में ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं। कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना हो तो जनरली ये तीन मैटर आते हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे प्रिंसिपल रूल्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उनको ऐसे ही एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल से समझे, इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आता है प्राइस और डिमांड का। प्राइस एंड डिमांड। प्राइस कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है, और डिमांड मतलब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में कितने लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, वो उसकी डिमांड कहलाती है। प्राइस और डिमांड में ना एक रिलेशन आता है, इकोनॉमिक्स में समझाते हैं हमें, ठीक है, आगे के चैप्टर में आएगा आपको भी, कि प्राइस और डिमांड में एक बेसिक रिलेशन है कि कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है ना तो डिमांड कम हो जाती है। प्राइस बढ़ेगा तो लोग खरीदना बंद कर देंगे, मतलब डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा ना तो डिमांड बढ़ती है, कि प्राइस कम हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे, सस्ते में मिल रहा है, तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ये समझो इकोनॉमिक्स का एक डेटा है, एक इन्फॉर्मेशन है कि कोई एक कंपनी है, उस कंपनी ने अपना प्राइस अगर डाउन कर दिया तो उसकी डिमांड बढ़ गई। तो इस चीज को अगर एक्सप्लेन करना हो तो तीन वे में एक्सप्लेन किया जा सकता है। या तो डिस्क्रिप्टिव मैनर में हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी
falls, then its demand expand, and वाइस वर्सा। ये डिस्क्रिप्टिव मैनर हो गया कि इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स देन इट्स डिमांड एक्सपैंड, कि कोई भी कमोडिटी, कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस फॉल, प्राइस गिर रही है, डाउन हो रही है, तो डिमांड एक्सपैंड मतलब डिमांड बढ़ रही है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब कि इसका उल्टा भी वैसे ही होता है। इसका उल्टा मतलब कि अगर प्राइस जो है वो राइज होगी, प्राइस बढ़ेगी, तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब डिमांड कम होती जाएगी। ऐसा ही ना। अब देखो ये एक इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना था तो हमने डिस्क्रिप्टिव मैनर में एक्सप्लेन किया। ये डिस्क्रिप्टिव मैनर मतलब सेंटेंस लिख के। अब सेंटेंस लिख के एक्सप्लेन करना ना वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि एक ले पर्सन होता है, ले पर्सन मतलब एक आम इंसान जिसे ज्यादा नॉलेज ना हो, तो उसे इस तरह से एक्सप्लेन किया जाए ना तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसके लिए। इसीलिए इंफॉर्मेशन को ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं बाय द वे ऑफ डेटा टेबल। अब यही टॉपिक अगर टेबल के थ्रू जो है वो समझाना हो तो हम ऐसे भी समझा सकते हैं कि कोई कंपनी और उसका अगर कोई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस और डिमांड के बारे में अगर हम लोग एक्सप्लेन करें। सपोज उसकी प्राइस जब 10 रुपए थी, कोई भी कंपनी का एक प्रोडक्ट के जिसकी प्राइस अगर 10 रुपए है, तो उसकी डिमांड समझो 15 यूनिट्स की थी, है ना। 15 यूनिट्स, यूनिट्स मतलब भाई 15 चीजें बाहर बिकती थी, लोग खरीदने आते थे। प्राइस 10 रुपए की थी तो डिमांड 15 यूनिट्स की थी। कि जब जो है वो प्राइस सपोज 15 रुपीज की हो गई, तो डिमांड जो है वो सपोज 12 यूनिट्स की हो गई, बराबर। अगर प्राइस जो है वो सपोज 18 रुपीज हो गई, तो डिमांड जो है वो 10 यूनिट्स की हो गई। अरे बात ध्यान, ये टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया। अब टेबल के थ्रू भी रूल वैसा ही आता है कि देखो प्राइस अगर बढ़ रहा है 10 से 15 रुपए, 15 से 18 रुपए प्राइस बढ़ रहा है, तो डिमांड कम होती जा रही है। पहले 15 लोग खरीद रहे थे, फिर 12 लोग खरीद रहे हैं, अब 10 लोग खरीद रहे हैं, है कि नहीं। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होती जाती है। टॉपिक तो वही है, पर सेंटेंस लिख कर नहीं, टेबल के थ्रू समझाया गया। समझ आ रही है ना बात। तो ऐसे भी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर डिस्क्राइब करनी हो तो ग्राफ के थ्रू भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना, ग्राफ के थ्रू हम डिस्क्राइब करें। सपोज अगर यही टेबल है और टेबल का हम ग्राफ बना दें, तो ग्राफ के थ्रू भी जो है वो डिस्क्राइब हो सकता है कि प्राइस और डिमांड का अगर हम लोग ग्राफ बनाएं, है कि नहीं। कहीं पर भी सपोज प्राइस डिमांड कहीं पे भी लिखो, अगर हम यहाँ लिखते हैं उसकी डिमांड, और यहाँ पे अगर हम लोग लिख रहे हैं प्राइस, तो प्राइस जैसे है 10, 15, 18, आपको ध्यान है ना, वो वैसे पॉइंट बनाते हैं भाई, 5, 10, 15, 20, ऐसे ग्राफ में बनाते हैं ना वाई एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे समझो डिमांड है 15, 12, 10, वहां पर भी अगर ऐसे बना दें भाई 5, 10, 15, 20, तो उसको ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं कि जब प्राइस 10 रुपए था तो डिमांड 15 थी। कि प्राइस में जब 10 रुपए था तो डिमांड तब 15 रुपए थी। हम ऐसे बताएंगे ना कि प्राइस में यहाँ 10 रुपए और डिमांड में यहाँ 15 यूनिट का, तो ये 10 और 15 ग्राफ में वहां पॉइंट करें। फिर जब प्राइस 15 रुपए तो डिमांड 12 रुपए। कि प्राइस जब जो है वो 15 रुपए का आया, तो डिमांड जो है वो कितनी हो गई, 12 रुपए की हो गई, कम हो गई उससे, है ना। 10 और 15 के बीच में 15 और यहाँ 12। प्राइस जब 18 हुआ तो डिमांड 10 हो गई। प्राइस जब 18, 15 और 20 के बीच में, तो डिमांड जो है वो कितनी हो गई, 10 की। तो प्राइस 18 और डिमांड 10। तो ये ग्राफ के थ्रू भी हम बता सकते हैं ना कि देखो प्राइस और डिमांड का ग्राफ कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो मतलब पता चलता है कि अगर जो है वो प्राइस बढ़ती जाती है तो डिमांड जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। या प्राइस जो है वो कम होती जाए तो डिमांड जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यही चीज ग्राफ के थ्रू भी हमने एक्सप्लेन की, बरोबर ना। ये भी बेसिक एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे बहुत एग्जाम्पल आप लोग इकोनॉमिक्स में समझोगे, पढ़ोगे। तो ये एक पॉइंट है कि इकोनॉमिक्स में कोई भी डेटा अगर हमें एक्सप्लेन करना हो ना, तो उसको ऐसे 3 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव मैनर में, डेटा टेबल्स के थ्रू, एंड बाय द वे ऑफ ग्राफ, ग्राफ के थ्रू भी। अब एक बात हुई कि डेटा अगर हमें ऐसे एक्सप्लेन करना है ना, तो इन तीनों में से कौन सी मेथड ज़्यादा इफेक्टिव कहलाती है। आपको कोई भी टॉपिक समझना हो तो लिख के समझा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, टेबल के थ्रू के ग्राफ के थ्रू।
ज्यादातर टेबल और ग्राफ के थ्रू ज्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि एक ले पर्सन, एक आम इंसान होता है ना, उसे लिखकर अगर जो है वो सब चीजें समझाई जाए तो उसमें समझने में प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लेक्स रखता है थोड़ा सा। जो प्रॉपर इकोनॉमिक्स तो जो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं उनके लिए ये मेथड चलो ठीक है, पर एक आम इंसान जैसे उसकी पूरी नॉलेज ना हो, उसे नंबर के थ्रू, ग्राफ के थ्रू समझाना इजी हो जाता है। मतलब एक बात आती है कि इकोनॉमिक्स में हमें कोई भी चीज एक्सप्लेन करनी हो, रिप्रेजेंट करनी हो ना, तो उसमें नंबर्स की, ग्राफ की जरूरत तो पड़ती है। नंबर ऑफ ग्राफ मतलब कि इसमें स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, सही है ना। अब एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि हमारा इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक, ये दोनों ही जो है वो सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड कहलाते हैं। अगर आपको स्टेटिस्टिक के बारे में याद हो तो हमने 11th में ही पहला चैप्टर समझा ना स्टेटिस्टिक का, जिसके अंदर समझा था कि स्टेटिस्टिक में क्या एक्टिविटीज होती हैं। तो स्टेटिस्टिक में समझा था 3 स्टेप होते हैं: डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को रिप्रेजेंट करना, और डेटा को एनालिसिस करना। कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको प्रॉपर रिप्रेजेंट करना और एनालिसिस करना, उसके ऊपर कोई स्टडी करना, रिजल्ट बनाना, ये स्टेटिस्टिक की एक्टिविटी है ना। और इकोनॉमिक्स में भी तो ऑलमोस्ट वही होता है ना, कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, डेटा को कलेक्ट किया, उसको हम प्रॉपर रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और फिर इसके ऊपर से कुछ रिजल्ट बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं कि यार मार्केट में क्या सिचुएशन है, इसके अकॉर्डिंग हमें कैसे रूल्स बनाने चाहिए। इसमें भी तो एनालिसिस होता है, तो इकोनॉमिक्स में भी तो ये 3 एक्टिविटी होती है ना। स्टेटिस्टिक, इकोनॉमिक्स दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड सब्जेक्ट कहलाते हैं, बराबर। इसलिए इकोनॉमिक्स में भी स्टेटिस्टिक की जरूर है। क्यों जरूर है? तो उसके लिए ही हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है जो यही बताता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, कि इकोनॉमिक्स में स्टेटिस्टिक की क्या जरूरत, क्यों स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए। यहाँ स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मतलब समझो कि न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन, टेबल्स के थ्रू, ग्राफ के थ्रू क्यों चाहिए होता है हम, कि बिना जो है वो नंबर, बिना जो है वो ग्राफ के हम खाली ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नहीं चलेगा। क्यों इसकी भी जरूर है, उसकी इंपॉर्टेंस हमें समझनी है। तो उसके लिए 4 रीजन, 4 पॉइंट जो है वो समझाए हुए हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है, इट सपोर्ट्स और कंफर्म अ प्रिंसिपल। स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सपोर्ट और कंफर्म अ प्रिंसिपल। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं, प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स भी एक साइंस की तरह है, तो इसके भी तो प्रिंसिपल्स है ना, इसके भी तो रूल्स है ना। और उस रूल को अगर कंफर्मेशन देनी हो, सपोर्ट देना हो कि हाँ ये रूल बिल्कुल सही है, तो उसके लिए स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना। कि वो रूल कितना सही है ये अगर एक्सप्लेन करना हो ना, सपोर्ट देना हो, तो उसके लिए ये ग्राफ या तो फिर ये न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन चाहिए ही, तो ही पता चलता। अब मैं खाली ऐसे बोल दूं कि यार मार्केट में है ना कोई भी चीज की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, मैं खाली सेंटेंस बोलूं डिस्क्रिप्टिव मैनर में, तो इसका सबूत क्या है? क्या सबूत है कि सच में प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है? तो इसका सबूत जब हम अलग अलग कंपनी की ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, कि कंट्री में कोई जो है वो 15-20 कंपनी के हमने डेटा कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की न्यूमेरिक में, सब में चेक किया कि कंपनी ने प्राइस कम किया था ना तो उसकी डिमांड बढ़ गई थी। जब ऐसे नंबर्स मिलेंगे, जब उस कंपनी के ऐसे ग्राफ मिलेंगे, तो कहेंगे ना कि हाँ भाई मार्केट में ये रूल कंफर्म है कि सच में कोई भी चीज की प्राइस कम करो तो डिमांड बढ़ती है उसकी। तो ऐसे ये तो एक प्रिंसिपल हुआ, एक रूल हुआ। ऐसे इकोनॉमिक्स के कोई भी रूल्स हो, उस रूल को अगर कंफर्मेशन देनी हो, सपोर्ट देना हो, तो स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जरूरी है। बिना नंबर के जो है वो कोई भी चीज की कंफर्मेशन नहीं मिलती। अरे बात ध्यान। वैसे ही दूसरा था, गिव एन आइडिया अबाउट चेंजिंग ट्रेंड। स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हो ना, तभी जो है वो ट्रेंड में कैसा चेंज आ रहा है वो पता चलता है, ऐसे ग्राफ के थ्रू, ऐसे नंबर्स के थ्रू। अच्छा पहले तो ट्रेंड किसे कहते हैं? आजकल जो चल रहा हो वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं कहलाता। कि आप लोगों के माइंड में जैसे हो कि यार जो इंस्टा पे अभी ऐसे चल रहा है, कि यूट्यूब पे ऐसे चल रहा है, ये तो चीज ट्रेंड में है, ये प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। इकोनॉमिक्स के वे में इसे ट्रेंड नहीं कहते ये। भले इसको नाम ट्रेंड देते हैं, सही है, कि हम ट्रेंड मतलब कहते हैं जो अभी करंटली चल रहा है वो ट्रेंड में है, ऐसा ना, पर ये प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड मतलब कहलाता है सिमिलर चेंजेस ओवर टाइम। सिमिलर चेंजेस ओवर टाइम, इसे ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड का यूज इकोनॉमिक्स में अलग अलग डिसीजन लेने के लिए होता है, बराबर, अलग अलग डिसीजन लेने के लिए होता है। जैसे चलो एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक बिजनेसमैन है जिसकी एक शॉप चल रही, कपड़े की दुकान है सपोज अगर उसकी, और वो कपड़े की दुकान में उसने जो है वो पूरे साल का डेटा, पूरे साल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ग्राफ टाइप बनाया। तो उसे पता चला कि भाई जो भी उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की ना, तो भाई जनवरी था ना, जनवरी में उसकी सेल ज्यादा थी,
फेब्रुआरी में थोड़ी कम हुई, मार्च में भी थोड़ी कम थी, अप्रैल में थोड़ी ज्यादा हुई, है ना, मई में थोड़ी बढ़ी, जून जुलाई अगस्त में एकदम कम थी, है ना, फिर सितंबर में थोड़ी बढ़ी, अक्टूबर में बहुत ज्यादा थी, नवंबर में मीडियम थी, बराबर, कि दिसंबर में जो है वो और थोड़ी कम हो गई। तो एक बिजनेसमैन सपोज कोई कपड़े की दुकान चला रहा है और उसने जो है वो ऐसा ग्राफ बनाया पूरे साल का। अब ये ग्राफ उसने 3-4 साल कंटिन्यूसली बनाया, और 3-4 साल कंटिन्यूसली बनाने के बाद उसे जो है वो एक रिजल्ट मिला, कहते हैं सिमिलर चेंजेस ओवर टाइम, उसे ट्रेंड कहते हैं। भाई बहुत लंबे समय तक जो चेंजेस होते हो या सिमिलैरिटी रहती हो तो उसे ट्रेंड कहते हैं। अब उसने 3-4 साल का ऐसा ग्राफ बनाया ना, तो उसे कंपेयर किया कि यार जब भी अक्टूबर मंथ आता है ना, तो अक्टूबर मंथ में जो है वो सेल बहुत बढ़ जाती है, कि जब भी जून जुलाई का मंथ आता है ना, तब जो है वो सेल बहुत डाउन हो जाती है। तो ये जो है उसे अपने बिजनेस का एक ट्रेंड पता चला कि यार जून जुलाई में मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई भी रीजन हो। उसने रीजन बताया गया कि चलो बारिश बहुत ज्यादा थी, कस्टमर खरीदने ही नहीं आते। अक्टूबर नवंबर में बहुत सेल हो रही है, क्यों, शायद दिवाली का टाइम है, बहुत कस्टमर आते हैं, होता है ना ऐसा। तो जब 3-4 साल कंटिन्यूसली स्टडी हुई ना, तो पता चला कि हाँ यार हर साल यही हो रहा है, हर साल इस मंथ में ऐसे हो रहा है। तो उसे अपने बिजनेस का ट्रेंड पता चला। ट्रेंड मतलब ये चेंजेस पता चले कि हाँ भाई हर बार जो है वो नवंबर अक्टूबर में मेरी सेल बहुत ज्यादा होगी, तो आगे से वो कभी भी डिसीजन लेना हो तो वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा ना, इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग, कि यार अक्टूबर नवंबर में मेरी सेल ज्यादा होती है। फिर पता है वो कुछ भी काम काज करना हो ना, तो वो अक्टूबर नवंबर में ऑलमोस्ट इग्नोर करता है बाहर के काम हो। भाई घर पे किसी की शादी है, पहले वो बोल देते हैं यार अक्टूबर नवंबर में शादी मत रखना, कि शॉप पर जो है वो कस्टमर्स ज्यादा आते हैं, कि हमारी डिमांड ज्यादा होती है। ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है ना। समझ आ रही है ना बात, है ना। भाई जून जुलाई में उसकी सेलिंग नहीं होती, बारिश होती है, तो वो कहता है चलो कुछ भी छोटे मोटे काम करने हो ना जून जुलाई में करें, घूमने जाएंगे चलो यहाँ घूमने जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तो कोई सेल ही नहीं होती है, एकदम बंद होता है बिजनेस। देखो ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले पाता है ना, बराबर, इसे ट्रेंड कहते हैं। जो शॉर्ट टर्म अभी चल रहा है ये ट्रेंड है, ये प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, इकोनॉमिक्स का ट्रेंड इसे कहते हैं हम। सिमिलर चेंजेस ओवर टाइम, लॉन्ग टर्म के चेंजेस। और ऐसे ट्रेंड जब बदलते रहते हैं, जैसे पूरी गवर्नमेंट भी ऐसे ट्रेंड बनाती है। तो मैंने एक दुकान की बात की, खाली एक शॉप की, सरकार भी तो ऐसे ट्रेंड बनाती है ना, कि जब जब इलेक्शन आता है तब तक मार्केट में ऐसे चेंजेस होते हैं, जब जब इलेक्शन चला जाता है तो मार्केट में ऐसे चेंजेस आते हैं, जब जब बजट आता है तो शेयर मार्केट इतना ऊपर जाता है, इतना नीचे जाता है। तो ये जब जब ऐसा होता है इसे हम लोग ट्रेंड कहते हैं। अरे बात समझ में। तो ये ट्रेंड के बारे में भी पता करना हो ना, तो उसके लिए भी स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसे ग्राफ बने हुए होने चाहिए, तो प्रॉपर ट्रेंड हम ले पाएंगे ना, और उसके रिगार्डिंग डिसीजन ले पाएंगे, गिव एन आइडिया अबाउट चेंजिंग ट्रेंड। अब 3-4 साल की स्टडी करते हैं, तो 3-4 साल की स्टडी में पता चला कि भाई वही अगर शॉप की बात करें कि पहले जून जुलाई में जो है वो सेल होती ही नहीं थी, धीरे धीरे पता चला वो ग्राफ ऊपर जा रहा है, कि अब धीरे धीरे कस्टमर भी जून जुलाई में आ रहे हैं। तो ये ट्रेंड अगर बदल रहा है कि पहले जून जुलाई में कस्टमर ही नहीं आते थे, अब आ रहे हैं, तो बिजनेसमैन उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा ना, ऐसे अगर चेंजिंग ट्रेंड होंगे तो ऐसे ट्रेंड भी पता करने हो तो उसके लिए भी स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कंपलसरी चाहिए। या स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन क्यों इकोनॉमिक्स में चाहिए, टू मेक कंपैरेटिव स्टडी इजी, कि कोई भी चीज़ की कंपैरिजन करनी हो तो भी स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए। चाहिए ना, अगर हमें कंपैरिजन करनी हो तो भाई अपनी ही कंट्री की कंपैरिजन करनी हो कि आज़ादी के वक्त 1950 में हमारी कंट्री की क्या कंडीशन थी, आज कैसी कंडीशन है, तो उसे खाली मैं लिख के एक्सप्लेन कर दूँ तो चलेगा? नहीं, उसके लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, टेबल चाहिए, ग्राफ चाहिए, तो कंपैरिजन ईजी हो जाते हैं ना। आप बार ग्राफ बनाते हो, एक 1950 का ग्राफ, एक 2024 का ग्राफ, तो उस ग्राफ से कंपेयर कितना इजीली हो जाता है। स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन से कंपेयर खाली मैं लिखूं 50 में ये कंडीशन थी, 2024 में ये कंडीशन आई, तो खाली लिख के थोड़ी प्रॉपरली एक्सप्लेन होता है, बराबर। और खाली अपनी कंट्री नहीं, दो देशों का, अमेरिका और इंडिया की कंपेयर करनी हो, दो स्टेट की कंपैरिजन करनी हो कि गुजरात और महाराष्ट्र में कैसे चेंजेस हैं, कोई भी कंपैरिजन करने के लिए भी नंबर ग्राफ चाहिए, स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। या तो फिर टू मेक प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, कोई भी फैक्ट हो, कोई भी सच्चाई हो, उसकी प्रिसाइज प्रेजेंटेशन, परफेक्ट प्रेजेंटेशन देनी हो, तो भी हमें स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए, है कि नहीं। जैसे अभी बताया कि आप खाली डिस्क्रिप्टिव मैनर में प्रेजेंटेशन दोगे ना तो हर इंसान नहीं समझेगा।
अब सरकार बजट बनाती है, ध्यान ही होगा बजट, न ध्यान हो तो इस बार आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे ही। गवर्नमेंट जब बजट तैयार करती है कि यार सरकार लोगों पे इतना टैक्स ज्यादा हो गया, इतना फायदा ज्यादा मिला, तो ये सब अगर लिख के खाली सरकार एक्सप्लेन करे ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। तो न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, चैनल्स में, उसमें कैसे एक्सप्लेन करते हैं पता है? नंबर के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, कि पहले जो है वो टैक्स इतना था, अब टैक्स इतना होगा, नंबर देकर समझाएं तो उसे इजीली जो है वो ध्यान आता है ना। तो मतलब कोई भी फैक्ट, कोई भी बात का प्रिसाइज प्रेजेंटेशन, परफेक्ट प्रेजेंटेशन, वो भी स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के थ्रू ही होता है। तो एक बात तो कंफर्म है कि इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट कहलाते हैं। बराबर, इकोनॉमिक्स में भी स्टेट की पूरी जरूर पड़ती ही पड़ती है। और जैसे जैसे आप लोग आगे के चैप्टर समझोगे ना तो ध्यान आएगा कि इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक कैसे जुड़े हुए हैं। आ रहा है ना बात ध्यान? तो देखो, आज ये टॉपिक हमने देखे, अब इसके रिगार्डिंग जो दूसरे टॉपिक है, आगे के कॉन्सेप्ट है, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।